Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of geography, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी. चैप्टर 5 लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी. कल हमने पढ़ा था वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं. तापमान, जलवायु और वर्षण कल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज उससे आगे का टॉपिक मृदा. मृदाएं किस प्रकार, मृदाओं का मतलब है मिट्टी, किस तरह से एक वनस्पति को प्रभावित करती है. देखिए, वनस्पति के जो प्रकार हैं, कहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, वो सब मृदा पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्षेत्रों के हिसाब से, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर उसी तरह की मृदा पाई जाती है. और जिस तरह की मृदा जिस क्षेत्र में मिलेगी उसमें उस तरह की ही वनस्पति उगती है. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं बलुई तथा रेतीली मृदा. ये मृदा जहां पर भी मिलेगी अधिकतर ये राजस्थान के एरिया में तथा इसमें हरियाणा, पश्चिमी गुजरात, इन क्षेत्रों में मिलती है. तो वहां पर कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस, बबूल, खैर, कीकर, इस तरह के कटीले पौधे उगते हैं, क्योंकि वहां पर जो राजस्थान है, पश्चिमी गुजरात है, वहां पर वर्षा कम मात्रा में होती है. मैंने आपको कल भी बताया था कि वहां से जब पवनें निकलती हैं तो समानांतर अरावली पहाड़ियां हैं जिनके वो पास से गुजर जाती हैं, लेकिन भारी वर्षा नहीं करती है. तो जिसके कारण वहां पर वनस्पति भी ऐसी ही उगती है, झाड़ झंखाड़ टाइप, बेरी टाइप, कटीली झाड़ियां. उसके बाद जो डेल्टा क्षेत्र है, जहां पर हमेशा चिपचिपी सी मिट्टी रहती है, दलदली सी, गीली, कक्षीय जो क्षेत्र है उनमें, तो वहां पर गरान वन मिलते हैं. वहां पर जो वनस्पति उगती है उससे गरान वन बनते हैं, गहरी घनी ऐसे ही छोटे छोटे पौधे, और वो नमी वाले जलवायु में उगते हैं. उसके बाद पहाड़ी ढलान जो भी होते हैं उन पर मृदा की जो गहराई है उसके अनुसार वहां पर वनस्पति मिलती है. ज्यादा गहरी वहां पर मृदा हो गई तो वहां पर उसी तरह की वनस्पति. देखिए, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी हमारी मेडिसिन है, ये हमें पहाड़ी क्षेत्रों से ही मिलती हैं. वहां पर पर्वतों के हिसाब से, जैसे पर्वतों की सैलें टूटती फूटती हैं तो उस रंग की मृदाएं वहां मिलती हैं. काली भी होती हैं, बलुई नहीं होती, वहां पे काली होती हैं, लाल होती हैं, ईंट जैसे आकार की होती हैं. तो ईंट जैसी उनका जो वो चट्टानें टूटती फूटती हैं, तो जो उनका चूरा होता है उसमें जिस तरह की वो जमीन में फैलती है, तो उसी मृदा में जो वनस्पति उगती है वो वहां पर उस एरिया के हिसाब से. बलुई मृदा में हमेशा झाड़ियां, झाड़ झंखाड़ उगेंगे. मरुस्थल में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है. आपको मैंने संसाधन वाले लेसन में 6 प्रकार की मृदाएं बताई थी, उसमें हर एक चीज को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है. कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से उस लेसन की वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम सूर्य के प्रकाश पर, कि सूर्य का प्रकाश भी किसी भी वनस्पति को बढ़ने में, पनपने में कैसे मदद करता है. लंबी अवधि के कारण जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, काफी लंबे समय तक अगर पेड़ पौधों के ऊपर वो पड़ता है, तो वहां गहरी और सघन वनस्पति होती है. उत्तरी ढलानों की बजाय देश के जो दक्षिण ढलानी हिस्से हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए वहां पर वनस्पति काफी गहरी इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में मिलने से वहां पर वनस्पति भी पर्याप्त मात्रा में गहरी गहरी होती है. गर्मियों में पेड़ ज्यादा गहरे और जल्दी विकसित होते हैं, क्योंकि गर्मियों में सूर्य का प्रकाश जल्दी मिलता है और काफी देर तक रहता है. और गर्मियों में आप देखो सूर्य की गर्मी कितनी तेज होती है,
हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उससे जितना पौधों को जो जिनकी उनको जरूरत है, जलवायु है, तापमान है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, जिस जिस मात्रा में मिलेगा वैसे वैसे वो पनपती है। तो सूर्य का प्रकाश जिन क्षेत्रों में अधिक मिलेगा वहां पर ये पेड़ पौधे एक गहरी मात्रा में विकसित होते हैं। जैसे कि ये किसी क्षेत्र की अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, मौसम और दिन की अवधि कि दिन में कितने प्रकाश, किस मात्रा में, कितनी उनको तापमान मिला है, उस हिसाब से ये विकसित होते हैं। उसके बाद हम आते हैं भूमि पर। भूमि भी अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे उन्हें भूमि मिलती है, कहीं पर उपजाऊ समतल भूमि होती है तो वो वनस्पति की साथ साथ कृषि को उगाने में भी मदद करती है। ठीक है, भूमि जो है वो किसी भी वनस्पति को उगने में मदद करती है। जिस तरह से भूमि का जो ऊंचाई है, जो भूमि की समतल जगह है, वो अलग अलग वनस्पति के लिए अलग अलग ढंग से पर्याप्त होती है। जैसे भूमि की जो समतल जगह है वो कृषि योग्य भूमि के लिए काम आती है। भूमि ऊबड़ खाबड़ है तो वहां पर आपको घास के मैदान, कटीली झाड़ियां और विभिन्न प्रकार के झाड़ झंखाड़, बेरी, कैक्टस, बबूल जैसे पौधे मिलेंगे। अगर पहाड़ी क्षेत्र है जो समुद्र तल से काफी ऊंचे होते हैं तो वहां पर ऊंची नीची भूमि मिलेगी और उन ऊंची नीची भूमि में वहां की जलवायु, वहां की परिस्थिति के अनुसार वहां विभिन्न प्रकार की वनस्पति पनपती है। अब हम एक अलग टॉपिक पर आते हैं कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत क्या है। वनस्पति जगत, वनस्पति का मतलब है किसी पेड़ पौधे का अपने आप उग जाना। पादपों को, वृक्षों को, झाड़ झंखाड़, झाड़ियों को हम वनस्पति में काउंट करते हैं। वनस्पति का एक अपना जगत होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। विभिन्न प्रकार की किस्मों के साथ, नामों के साथ विभिन्न वनस्पति जन्म लेती है किसी विशेष क्षेत्र में, तो वो कहलाती है क्या? वनस्पति जगत। उसी तरह से प्राणी जगत है किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जीवों को, चाहे वो उस जीव में आप ये रेंगने वाले भी जीव जंतु होते हैं, उड़ने वाले भी होते हैं, किसी भी तरह के जीव जंतु हो, वो सब उसमें प्राणी जगत में आते हैं। जीवों समान जलवायु में, कैसी भी जलवायु हो, सम हो, किसी क्षेत्र में जब विशेष प्रकार की वनस्पति पनपती है तो वहां पर जीवों उत्पन्न होती है। जैसे कि धरातल पर किसी विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र आपस में एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है जीवों। कौन कौन? प्राणी जगत और ये वनस्पति जगत जब मिलकर किसी विशेष परिस्थिति के तंत्र का निर्माण करते हैं तो वो जीवोम कहलाता है। जीवोम 5 प्रकार के होते हैं जिनमें हम वन, सवाना, घास के मैदान, टुंड्रा और मरुभूमि, ये इसकी 5 किस्में हैं जिनको हम जीवोम में काउंट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा मृदाएं कि वनस्पतियों को उगने के लिए किस तरह की मृदाओं की जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश कितना और कैसे कैसे पहुंचता है। उसके बाद भूमि किस तरह की, भूमि में किस तरह की फसलें, किस तरह की वनस्पति जन्म लेती है। उसके बाद वनस्पति जगत किसे कहते हैं, प्राणी जगत क्या होता है और जीवों किसे कहते हैं और जीवों कितने प्रकार के होते हैं। आज जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको याद करने हैं। साथ में एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज के इसमें हमारी स्टडी के दौरान आए हैं वो सब आपको राइट भी करने हैं। आप साथ साथ याद करते रहिए, लिखते रहिए। आप देख रहे हैं कि आपकी पढ़ाई का लॉस हम भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपका कोऑपरेशन, आपकी स्टडी हमारे साथ चलेगी तो ही हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सब कुछ जो करवाया जाता है उसको रिपीट कीजिए और उसको याद करके लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, कल मिलते हैं आपसे।